आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के साइंस विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण 150 सवालों को करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए, जब कभी प्रतिबिंब का आवर्धन जो है ऋणात्मक होता है तब वास्तविक बनता है, तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए, फोकस दूरी क्या होता है। तो फोकस दूरी होता है जो त्रिज्या है त्रिज्या का आधा। तो इसका एक फार्मूला होता है कि फोकस दूरी बराबर होता है त्रिज्या बटा 2। त्रिज्या को r से चिन्हित करते हैं बटा 2। तो यहाँ देखिए, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो 32 बटा 2 कितना हो जाएगा 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका क्या मतलब है। आपतन कोण मतलब अगर कोई रेखा, कोई किरण जब आई है जिस कोण से, उसी कोण से वो वापस भी चली जाती है जब ये प्लेन सरफेस रहे, जब वो सतह प्लेन रहे। तो इसका जो कोण है वही इसका कोण होगा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के या पहला नियम है दूसरा नियम, ये दो नियम होते हैं परावर्तन के। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा में प्रकाश की चाल होती है। तो हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर है। हवा में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख, यहाँ सॉरी सेंटीमीटर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। यहाँ सेंटीमीटर है पर मीटर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चंबकीय तरंग का। विद्युत चंबकीय तरंग का। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो पहले ही बता चुके हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो उसके व्यास को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। इसके प्रकाश को करते हैं वक्रता त्रिज्या या प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष जो है वक्रता त्रिज्या करते हैं इसको। हमारा अगला क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ इस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो दंत विशेषज्ञ जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है मरीजों के दांतों को का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस आंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसके बीच का संबंध है प्रिंसिपल फोकस बराबर r/2। फोकस बराबर होता है r/2। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। किसी वस्तु पर जब रोशनी पड़े उसके बाद वो परावर्तन करता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो समतल दर्पण में जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद जो है वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कौन होगा? तो देखिए, परावर्तन नियम में हमने जाना है कि जब कोई समतल दर्पण पे कोई किरण 60 डिग्री या किसी भी एंगल, किसी भी कोण से आती है, टकराती है, तो उसी कोण से वो वापस भी चली जाती है। तो ये 60 डिग्री से आई है तो 60 डिग्री से ही जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो है वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, हमेशा सीधा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो वस्तु को रखा जाता है फोकस के अंदर, फोकस के अंदर रखा जाता है वस्तु को। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब जो है वो सीधा होगा और उल्टा होगा, उल्टा होगा। किसका? ए नंबर इसका सही आंसर है। जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो उल्टा होता है, जब आवर्धन जो है धनात्मक होता है तो सीधा प्रतिबिंब बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है तो साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो सोलर कुकर में जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की किरणें जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग उदाहरण है तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो वो है विद्युत चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का। हमारा अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा कैसा बनता है? तो हमेशा सीधा होता है, सीधा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1 के बराबर, 1 के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। हमारा अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है तो देखिए दर्पण सूत्र यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए जो कि इसके साथ है, तो ऐसे यही होता है दर्पण सूत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो समतल तथा उत्तल, समतल तथा उत्तल। हमारा अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा बराबर, आभासी तथा बराबर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आधी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो बनता है अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, तो एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और हासित होगा, काल्पनिक और हासित। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ईंट है, तो ईंट क्या है, तो ईंट एक अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जिससे कि रोशनी पास ना कर सके, उसे अपारदर्शी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी आंखें जो देख सकती है वो वस्तुएं होती हैं, तो वो वस्तुएं होती हैं दीप्त या प्रदीप्त, प्रदीप्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकेंड की चाल से आ रहा है, तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो वो होगा 6 मीटर पर सेकेंड से, 6 मीटर पर सेकेंड से। आपको मालूम होना चाहिए कि समतल दर्पण में, जैसे हम अगर किसी दर्पण से 3 मीटर की दूरी पे हैं, तो हम दर्पण के पीछे जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा होगा वो भी 3 मीटर पीछे बन रहा होगा। तो जब हम 3 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से आएंगे तो हमारा प्रतिबिंब भी जो है वो 3 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से आएगा, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 6 मीटर प्रति सेकेंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल, तो संयुग्मी फोकस केवल संभव है तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी 40। तो कैसे होगी 40, तो फोकस दूरी जो है हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो यहाँ 20 है तो इसका दुगना करने पे वक्रता त्रिज्या 40 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा, तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है, तो यह दर्पण कहलाती है समतल या उत्तल, समतल या उत्तल। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण है, तो सदैव सीधा और छोटा बनता है। तो सीधा और छोटा कौन बनाता है, तो सीधा छोटा बनाता है उत्तल, उत्तल बनाता है, दर्पण बनाता है सीधा और छोटा। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो है सदैव ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर जो किरणें गिरती है वो अपसारित होती लगती है, अपसारित होती लगती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन जो गोलीय दर्पण है परावर्तन के नियम का पालन होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कोई सा भी दर्पण हो जो प्लेन हो उस पर परावर्तन का नियम लागू होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, तो इसको हमेशा जो नापते हैं ध्रुव के, ध्रुव से नापा जाता है इसको, ध्रुव से। जैसे देखिए ये एक मान लिया जाए अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे जो इसका बीच का पॉइंट हो, जो बीच का इसका बिंदु है उसको कहते हैं ध्रुव, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो उसका आवर्धन होता है, तो आवर्धन जो इसका होता है वो 0 होता है, आवर्धन इसका 0 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों लगा रहता है, क्योंकि इसके गाड़ी में अगर उत्तल दर्पण नहीं होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसके पीछे कोई गाड़ी आ रहा है या इसका पीछा कर रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी यानी काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब बिंब की स्थिति होती है, तो जब बिंब की स्थिति दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच, दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है, तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी एक डायप्टर। एक डायप्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस जो है होता है वो बीच से मोटा होता है, बीच से जो है वो मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो बिंब को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो मिट्टी जो है, मिट्टी कैसे, मिट्टी लेंस बनाने के प्रयुक्त थोड़ी होगा, मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होता है, तो अपवर्तन कोण होगा, तो देखिए जब लंबवत गिरेगा तो इसका अपवर्तन कोण जो है 0 होगा, जब लंबवत गिरेगा तो इसका अपवर्तन कोण 0 होगा, 0 डिग्री। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा, तो कोणीय विचलन जो होगा वो होगा I माइनस आर, I माइनस आर। हमारा अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, तो तब अपवर्तन होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है, तो उसके बीच जो संबंध रहता है वो होता है अपवर्तन कोण बड़ा होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है, तो क्यों मुड़ जाती है, तो इसकी वजह है प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है, प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु, प्रतिबिंब बिंदु। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो अवतल लेंस, अवतल लेंस जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कौन बना सकता है, उत्तल लेंस बना सकता है, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरी माध्यम जिसका अपवर्तनांक n2 है जाता है, यदि आपतन कोण I है तथा अपवर्तन कोण r है तो साइन I बाई साइन r बराबर होता है, तो वो बराबर होता है n2 बाई n1 के, n2 बाई n1 के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है,
तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस जो है वो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु बिंब किसी स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो वो कहाँ पे रखी जाए तो उसको प्राप्त किया जा सके? तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखी जाए, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखी जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में जब वस्तु बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है, तब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा बनता है।